चर्चा राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर कर रहे हैं, जहां पर बेतहाशा कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और कौन इन हादसों के लिए जिम्मेदार है, बात उस पर हो रही है। तमाम खास मेहमानों के पास चलें उससे पहले नीतू झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कोचिंग हब के नाम से, क्योंकि ये पूरा इलाका ओल्ड राजेंद्र नगर का फेमस है। तंगलियां वहां पर हैं। नीतू झा जब वहां पर पहुंची इन तंगलियों में, तो वहां पर बने छोटे छोटे कमरों में छात्र छात्राओं से भी उन्होंने बात की है। इस बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा संस्थान और बेसमेंट में चल रही कई लाइब्रेरीज को बंद कर दिया है। नीतू की ये रिपोर्ट देखिए। छात्रों का दर्द क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। दिल्ली में शनिवार को एक भीषण हादसा हुआ। हादसा ऐसा जिसने दिल्ली वालों के साथ पूरे देश भर को सदमे में डाल दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसे हब कहा जाता है कोचिंग्स का, यहाँ पर राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाता है, जहां कई बच्चे तो रेस्क्यू करने के बाद बाहर निकल जाते हैं, लेकिन 3 बच्चों की पानी में तड़प तड़प के मौत हो जाती है। उसके बाद लगभग कई कोचिंग सेंटर 20 से ज्यादा बंद हो गए हैं। अब बेसमेंट में चल रहे जितने भी लाइब्रेरी थे उन्हें भी बंद कर दिया गया है। इसके बाद हम आज पहुंचे हैं ऐसी जगह जहां से कुछ ही मीटर दूरी पर यह बड़ा हादसा हुआ था, जिसने सबको चौंकाया। ऐसे एक स्टूडेंट के घर हम आए हैं, क्योंकि अब जब हादसा हो गया है और तमाम जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी वो बंद हुई है, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इस हादसे ने जहां एक और स्टूडेंट्स को सदमे में डाला है, वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इसके बाद अपने घर चले गए। अभी वो यहाँ है नहीं, इसलिए हम यहाँ बच्चों से बात करने आए हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी इस वक्त तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस की तैयारी हो रही है और अब मेंस का एग्जाम भी है। आपका शायद मेंस का एग्जाम भी है। कोचिंग बंद है, लगभग 20 से ज्यादा कोचिंग बंद हो गए हैं, लाइब्रेरीज बंद है। कैसे पढ़ाई हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अब सारे स्टूडेंट साथ मिलकर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है जिनका देहांत हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपनी भावनाएं प्रकट करता हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ने जो डिसीजन लिए हैं, पार्लियामेंट की कोई कमेटी बनी है, लोकल लेवल पे डीएमसी भी, दिल्ली के आई थिंक एमसीडी बोलते हैं उसको, एमसीडी भी कुछ कर रही है। बट मेरे कुछ सजेशंस हैं कि हम 14,000 लड़के हैं जो मेंस दे रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हमारे लिए 1-1 मिनट की कीमत है। आपने जो एक्शन लिया है एब्रप्ट चेंज का, वो एब्रप्ट चेंज की वजह से हम पैनिक में हैं। हम ही नहीं, सारे बच्चे पैनिक में हैं। हमारे पास 40 से 45 दिन का वक्त है और हमारे पास इनॉर्मस सिलेबस है। हमारी आपने लाइब्रेरी डायरेक्टली बंद कर दी है, हमारी बुक्स फंसी हुई हैं, पेरेंट्स के घर से हमारे जो रिलेटिव्स हैं 10, 20, 50 फोन आ रहे हैं, कितने बच्चे दिल्ली छोड़ के चले जा रहे हैं। तो हमारा स्ट्रेटेजिक वक्त है। आप जो भी चेंज लाना चाहते हैं उसमें 3 सजेशन है मेरे, कि चेंज ग्रेजुअल होता है, वो एब्रप्ट नहीं होता है कि आप एक रात में आप 1000 लाइब्रेरी बंद कर दें। एकदम पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरा खुद एग्जाम है सीएपीएफ का, अगले हफ्ते ही संडे को मेरा एग्जाम है। मैं खुद परेशान हुए जा रही हूँ कि मैं एग्जाम कैसे दूं। तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी बंद है तो शायद तभी आप लोग एक साथ बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं कि चलिए इसी जरिए। हाँ, एग्जैक्टली। हम इसी वजह से ग्रुप स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि जब हमारा लाइब्रेरी से एक हो जाता है ना कि हमारा टाइम होता है, हम शेड्यूल बना लेते हैं कि सुबह हमें जाना है, फिर हम इस टाइम आएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। एक शेड्यूल होता है, वो हम स्टार्टिंग से ऐसे ही लिए चल रहे थे। अब लास्ट आप समझिए 1 हफ्ता रह गया एग्जाम में, एकदम से शेड्यूल को चेंज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारी चीजें, कंटेंट एकदम बदल सा जाता है, तो दिक्कत भी आती है पढ़ाई करने में बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे, पर ये लाइब्रेरी जो इलीगल बनी हुई हैं तो उनको बंद करना भी सही है, और उनकी जगह पे सही जगह पे लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। और अभी बात ये भी सामने आ रही है, जो लाइब्रेरी ऊपर थी, ग्राउंड फ्लोर पे थी या फर्स्ट फ्लोर पे थी, उन्होंने किराए बढ़ा दिया, जो उनसे फीस लेते थे उन्होंने बढ़ा दी है। तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए और लाइब्रेरीज और दूसरी खुलनी चाहिए, और जो इलीगल है वो तो बंद होना सही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। बच्चों का भी अपना दर्द है और साथ ही साथ यहाँ पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट है ऋषभ, उनसे तो बात करेंगे। लेकिन प्रणव अग्रवाल जी, एक चीज ये बताइए कि लाइब्रेरी बंद हुई, ये क्योंकि कार्रवाई हुई इसलिए लाइब्रेरी बंद हुई, रेट्स बढ़ा देना, कहाँ शिफ्ट करना, ये कौन डिसाइड करता है? नवजोत जी, देखिए, ये सारे जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है, ये सारे प्राइवेट प्रॉफिट ड्रिवन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो या कुछ हो। तो इसका जो भी डिसीजन होगा कि कहाँ शिफ्ट करना है, उसके जो रिस्पेक्टिव उस संस्थान के डायरेक्टर्स या ओनर्स होंगे, उनका निर्णय रहता है। और उसमें जो मुख्य फैक्टर रहता है वो भी प्रॉफिट रहता है। ठीक है, कि कहाँ पे हमारी लाइब्रेरी की विजिबिलिटी ज्यादा होगी, बच्चों की आने की सुविधा होगी, किराए कम होंगे,
ये सब मुख्य उसमें वो देखा जाता है और इसी तरीके से सारे निर्णय लिए जाते हैं। सर एक चीज और बताइए कि जब इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलते हैं, जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो ग्राहक है, वो मैं ग्राहक इसलिए कह रही हूं क्योंकि आजकल ग्राहक ही बन गए हैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स हैं। अब इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो क्या इस बात को आपकी तरफ से या तमाम दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ से सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चा रहेगा कहाँ? कुछ गाइडेंस आप लोग देते हैं? अगर देते हैं तो क्या आप उन तमाम इलाकों को परखते हैं, देखते हैं वहां पर सुविधाएं कैसी हैं या नहीं है, या किसी बच्चे ने आपको आकर अपनी आप बीती बताई हो? नवजोत जी, देखिए, पर्सनल लेवल पे जितना हो सकता है एज एन इंस्टीट्यूट या एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीचर, हम लोग उनको गाइड करते हैं जितना हमारी लिमिटेड नॉलेज होती है। परंतु फ्रैंकली इस चीज को लेके उनके रहने नॉलेज लिमिटेड तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अगर एक एरिया में एक इंस्टीट्यूट खुलता है, जाहिर सी बात है कि उसकी पूरी आसपास की रेकी करके आप लोग बहुत अच्छे से सारे इंस्टीट्यूट ओनर्स वाकिफ होते हैं, कहाँ खोलना है कहाँ नहीं खोलना है, ये तो पहले से तय होता है। किस मेट्रो स्टेशन के नीचे खुलेगा ताकि बच्चों के लिए इजी कम्यूट हो जाए, ये सारी चीजें तो देख परख के खोली जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत जी, देख परख के खोली जाती है, पर जहां तक कि बच्चों के रहने वगैरह की व्यवस्था है, वो सारा पीजी वगैरह की एक रिलेटेड पैरेलल इकोनॉमी साथ में चल रही है। ठीक है, और हमारा जो मेन उसमें उद्देश्य होता है वो बच्चे के पढ़ाई की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का रहता है। पर बच्चा रहेगा सुकून से तभी तो पढ़ेगा। ऋषभ ऑडियो म्यूट है। जी जी बोलिए। सबसे बड़ा फेलियर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है, जिसकी नजर के नीचे ये सब संचालन हो रहा था। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने अपनी नजरों में नहीं लिया, अपने संज्ञान में नहीं लिया। आज जब ये दुर्घटना हो गई है, ये छात्र अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट होश में आई है। शायद ये कदम इनको पहले नहीं, गवर्नमेंट होश में नहीं आई, आप गलत सोच रहे। गवर्नमेंट होश में कहाँ आई है? ये तो सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सबने अपनी अपनी युवा ब्रिगेड सड़कों पर उतार दिए प्ले कार्ड्स लेकर, सब एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैडम, ये जो एमसीडी आज सीलिंग करने के लिए इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, अगर समय रहते एमसीडी अगर ये कदम उठा लेती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती ना। 1 साल पहले मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी, वहां तमाम बच्चे 3-3, 4-4 मंजिल से कूद करके अपनी जान बचा के भागे थे। क्या उनके माता पिता ये दिन देखने के लिए उनको दिल्ली में भेजते हैं? उनका सपना तो ये होता है कि उनका बच्चा एक आदर्शवादी इंसान बन के लौटे, एक अच्छा अधिकारी बन के लौटे, लेकिन लौटे तो सही, ये इंस्टीट्यूट वालों ने तो सिर्फ। पर ऋषभ देखिए, वही अधिकारी जब यहाँ बन जाते हैं, देखिए ऋषभ, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहती हूँ, शिवखेड़ा जी यही बात कह रहे थे, यहीं से निकलकर जब आप अधिकारी बन जाते हैं, जब व्हाइट कॉलर जॉब आपकी हो जाती है, आपके पास दफ्तर हो जाता है, गाड़ियां आपके पास आ जाती है, तो आप पिछला बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि जिस हालात से निकलकर आप लोग आए हैं, कम से कम पीछे जो बाकी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो कम से कम आवाज उठाई जाए।